बैक टू माय चैनल। तो भाई हमने जो शुरू कर रखी है क्लास 8 की ज्योग्राफी शुरू कर रखी है। उसके 3 चैप्टर हैं जो हमारे हो चुके हैं। एनसीईआरटी का सिलेबस है ये बिल्कुल लाइन टू लाइन। तो भाई कोई भी अगर एनसीईआरटी की तैयारी कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाई कृषि, एग्रीकल्चर। 4th टॉपिक रहेगा ये क्लास 8 की ज्योग्राफी का। 4th टॉपिक है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो विश्व की 50% जनसंख्या अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और क्यों ना हो भाई, हमारा जो कोई भी एक्टिविटी है उसका जो एक रॉ मटेरियल है हमें कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से ही मिलता है। चाहे हम भी कोई भी फैक्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम किसी और काम में भी लगे हैं तो हमारा बेस क्या हुआ? बेस तो हमारा कृषि ही हुआ ना। तो कृषि को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो आज की उसमें हम देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन सी तरह की कितने प्रकार की जो एग्रीकल्चर है, कितने प्रकार की फार्मिंग की जाती है और कहाँ कहाँ पर कौन से जो डोमिनेटिंग एरिया है। तो ये देखते हैं आज की अपनी क्लास में। तो इसमें क्या है कि भाई एक केस स्टडी दे रखी है। गुरप्रीत, मधु और टीना है जो एक गांव से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने क्या है कि एक किसान को देखा है जो कि गेहूं की बुआई कर रहा था। ठीक है, गेहूं के लिए मतलब मिट्टी को ठीक कर रहा था उसको। फिर उसने बताया है कि भाई जो किसान है वो बताता है कि इसमें गेहूं बोए जाएंगे और उसके लिए मैं पहले मिट्टी को तैयार कर रहा हूँ। उसके बाद जो गेहूं उगाए जाते हैं उसी को बाद में कहाँ भेजा जाता है भाई? जो मंडियों में भेजा जाता है। मंडियों से फिर मार्केट में आता है, मार्केट से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाता है, जिससे डबल रोटी बिस्किट जो बन रहे हैं ये सारे किससे बन रहे हैं कि भाई इस गेहूं से ही आपको ये चीज़ें मिलती हैं। तो इससे क्या है कि भाई इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो प्लांट से लेकर मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है प्लांट से लेकर और फिनिश्ड गुड तक का, फिनिश्ड गुड्स होते हैं भाई फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है। बिस्किट क्या है? हमारे लिए एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, उस बिस्किट को बनने में क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है, क्या क्या उसमें प्रोसेसिंग की गई है, हमें तो फाइनल बिस्किट मिलकर वो खाने के लिए तैयार हुआ है। तो वो चीज़ें क्या है कि भाई इस चीज़ में ये जो एक्टिविटी हमें पता चल रहा है कि भाई प्लांट से लेकर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तक 3 एक्टिविटीज़ मेन रहती हैं। ठीक है, इसको हम 3 एक्टिविटीज़ में बांट सकते हैं। एक है प्राथमिक, प्राइमरी, मतलब के प्राइमरी सेक्टर बोल सकते हैं। एक है द्वितीयक जिसको सेकेंडरी बोलते हैं और एक है तृतीयक जिसको टर्सरी बोलते हैं। ठीक है, टर्सरी बोलते हैं। तो ये तीनों एक्टिविटियां हैं जो हमारे चारों तरफ होती रहती हैं, हमारे जो जीवन है उसमें होते रहते हैं। हम जो काम करते हैं, जहाँ पर हम जॉब करते हैं, क्या हम खाते हैं, क्या हम पीते हैं, क्या हम पहनते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी ये 3 एक्टिविटियों पर निर्भर करती हैं। तो इसमें क्या है कि भाई अलग अलग सेक्टर में लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, कोई सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहा है, कोई टर्सरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर में किसका किया जाता है? प्राइमरी सेक्टर में जो नेचुरल संसाधनों से जो उत्पादन किया जाता है उसको हम प्राइमरी सेक्टर में, अब क्या है, जमीन हमें भूमि है जो नेचुरली मिली हुई है। तो भूमि क्या हुई भाई? हमारे लिए कृषि जो कर रहे हैं हम, तो वो क्या हुई भाई? वो प्राइमरी एक्टिविटी, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके जो हम उत्पादन करते हैं उसको प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज बोला जाता है। तो इसमें आ जाती है भाई कृषि भी इसमें आ गई, एग्रीकल्चर मतलब कि फिशिंग भी इसमें आ गई, जो फॉरेस्ट वगैरह से हम कलेक्ट करते हैं वो भी इसमें आ गया। ठीक है, और पशुपालन है ये भी इसमें आ गया भाई, पशुपालन भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। खनन भी प्राइमरी सेक्टर में आता है, ऐसे पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में।
तो प्राइमरी सेक्टर से याद रखना, जो भी आपका ऑलरेडी नेचुरल, हम रिसोर्सेज की बात कर चुके ना कि ऑलरेडी जो गॉड गिवन चीजें हैं, ठीक है, तो उनको यूज कर करके, जैसे कोयले की खदान, खनन क्या है भाई, ऑलरेडी जो कोयला है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको बाहर हम निकाल रहे हैं, तो ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज में आएंगी। द्वितीयक में क्या होता है भाई, द्वितीय जो एक्टिविटी, सेकेंडरी जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें क्या रहता है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जहां पर आपको दिख जाए, मतलब के किसी रॉ मटेरियल से कुछ और जब हम तैयार करते हैं तो वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगे भाई सेकेंडरी एक्टिविटीज में। अब जैसे क्या है सेकेंडरी एक्टिविटीज में, जैसे गेहूं क्या हो गया भाई, प्राइमरी एक्टिविटीज, कृषि का पार्ट हो गया। लेकिन गेहूं से जब हम रोटी बना रहे हैं तो उसको चक्की में पीसा भी गया होगा, ठीक है। उसके बाद जब उसका ब्रेड बना है, डबल रोटी जिसको बोल रहे, ब्रेड जो बना हुआ है वो क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो हुआ, वो डायरेक्ट तो पैदा नहीं किया था हमने उसमें, ठीक है, खेत में। तो ये क्या है भाई, हमने जब कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ प्रोसेस करके उसमें कुछ तैयार किया है अपने यूज के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसके बाद जो टर्सरी एक्टिविटीज होती हैं भाई, वो होती हैं सेवा, सर्विसेज, ठीक है, जिसमें कि हम कुछ मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ जरूरी है और वो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, ठीक है। अब जैसे यातायात है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है, ये क्या है भाई, ये सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं। तो क्या है कि भाई हमने देखा कि सब लोग हैं या तो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, कुछ काम भाई अपने प्राइमरी सेक्टर में कोई लोग कर रहे हैं, या कोई सेकेंडरी में कर रहा है, या कोई टर्सरी में। तो ऐसे तीन तरह से लोगों के काम भी ऐसे ही बटे हुए हैं। और जो हमारी प्रोसेस है, हमारा जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट है, वो भी मतलब इन्हीं तीन चीजों में मेनली बटा हुआ है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से अभी हमने क्या देखा कि भाई ये क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को जो उगाना, पशुधन, ये सब क्या है इसी में शामिल है। तो 50% जो जनसंख्या है विश्व की वो लगी हुई है भाई कृषि कार्यों में, ठीक है, एग्रीकल्चर में। अब अगर भारत की बात करें तो 2/3 जनसंख्या अभी भी भारत की कृषि कार्यों में लगी हुई है। बाकी के जो बच गए वो मैन्युफैक्चरिंग और टर्सरी जो एक्टिविटीज है उसमें लगी हुई है, ठीक है। अब कृषि के लिए क्या भाई, कृषि अलग जगह पर अलग अलग तरीके की जाती है। तो उसके लिए जो वहाँ का सरफेस है, धरातल है, मतलब कि मिट्टी है, किसी भी स्थान की जलवायु है, तो ये क्या है, ये उस चीज़ के कृषि को इफेक्ट करती है, ठीक है। और जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उस भूमि को क्या कहते हैं भाई, उस भूमि को कृषिगत भूमि कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या है। इसके बाद भाई यहाँ से ये जो टॉपिक है इसको बिल्कुल स्टार लगा लेना 2-3, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या आता है भाई, कृषि में मतलब के खेतों की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन भी, ठीक है, ये सारे काम आते हैं खेतों में, मतलब के कृषि में। इसको बोला जाता है एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर होता है भाई जिसमें रेशम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई जो रेशम का उत्पादन है वो किसमें, सिल्क वोम कौन से टाइप की वो है, ठीक है, कौन से टाइप की कल्चर है। तो क्या बताना भाई, आपको बताना है सेरीकल्चर। इसमें रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन किया जाता है, ठीक है। फिर है पीसी कल्चर, भाई मछली पालन को क्या बोला जाता है, पीसी कल्चर। एक है विटीकल्चर जो अंगूर की खेती है, अगर अंगूर की खेती करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है भाई, उसको बोला जाता है विटीकल्चर। याद रखना भाई, यहाँ से ना क्वेश्चन बनता है। एक है हॉर्टिकल्चर, मतलब कि जिसमें सब्जियों, फूलों, फलों की जो खेती की जाती है उसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और एग्रीकल्चर तो क्या है कि जिससे हम गेहूं वगैरह जो क्रॉप्स, मतलब जो फसलें उगाई जाती हैं उसको बोला जाता है भाई एग्रीकल्चर पूरे को, ठीक है। अब कृषि को एक तंत्र समझा जाए कि फार्म सिस्टम मतलब, या एग्रीकल्चर सिस्टम इसको बोल सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या एक सिस्टम की तरह है,
ठीक है। तो सिस्टम हम किसको मानते हैं भाई? सिस्टम हम मानते हैं कि भाई कुछ चीजें हम इनपुट डालें, फिर कुछ उस पर प्रोसेसिंग हो, ठीक है, फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिले, फिर से यही चीजें आउटपुट मिलने के बाद फिर से हम इनपुट डालें, फिर से प्रोसेसिंग हो और फिर से हमें आउटपुट मिल जाए। तो ये होता है भाई एक सिस्टम। अगर हम एक सिस्टम की बात करते हैं तो ये होता है एक सिस्टम। तो क्या हमारी जो एग्रीकल्चर है, क्या हमारी जो कृषि है वो एक सिस्टम की तरह है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अब ये देखो, अब हम खेत में अगर गेहूं उगाते हैं तो उसमें क्या क्या करते हैं? उसमें बीज डालते हैं, उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, उसमें मशीनरी का यूज करते हैं, उसमें लेबर का यूज करते हैं। तो क्या हुआ भाई? ये क्या है? ये हमारे लिए एक इनपुट है, क्यों नहीं है? ठीक है। तो जब हम इनपुट डाल रहे हैं इसके बाद तो हमें क्या मिलता है? इस पे हम प्रोसेसिंग करते हैं ना, ठीक है, प्रोसेसिंग करते हैं। उसमें जब हमारी जो बीज है उग गए हैं तो उसको हम सिंचाई करते हैं, मतलब कि उसको पानी देते हैं, उसकी निराई कटाई करते हैं, ठीक है, ठीक है, उसकी कटाई की जाती है, उसकी छटाई की जाती है, ठीक है, उसको भूसे से अलग किया जाता है। तो ये क्या है भाई? ये हम उस पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमें प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या मिल रही है? हमें फाइनल जो हमारी गेहूं है, जो गेहूं निकल के आ रहा है, चावल निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर हम कॉटन की खेती करते हैं हमें ऊन मिल रही है, ठीक है। तो ये चीजों जो हमें फाइनल जो मिलकर आ रही है वो क्या है? हमारी फसलें। तो फसलें हमारे लिए क्या हो गई भाई? एक आउटपुट हो गई, ठीक है, आउटपुट हो गई फसलें। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? हमारी जो कृषि है, हमारी जो एग्रीकल्चर है वो एक सिस्टम है, बिल्कुल है, हम इसको मना नहीं कर सकते। इसके बाद क्या है भाई कि एग्रीकल्चर के प्रकार कितने, जो हमारी खेती है, जो हमारी कृषि है वो कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें भाई कृषि की तो 2 प्रकार की होती है, जिसमें कि एक तो है निर्वाह कृषि और एक है वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। निर्वाह कृषि को बोलते हैं सबसिस्टेंस। एक सेकंड, सबसिस्टेंस या लिख देती हूँ, सबसिस्टेंस कृषि, और एक है कमर्शियल से। वैसे ना जो मतलब जितना वर्ड से आप समझोगे ना, कभी ये जो इनका मीनिंग है कभी नहीं भूलोगे। निर्वाह का मतलब ये क्या कि ये हमारे जो जीवन निर्वाह के लिए हम करते हैं, बस हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, चाहे वो जमीन कितनी भी हो, हम उसमें नहीं उगाएंगे तो हम खाएंगे क्या, ठीक है। निर्वाह कृषि से ये समझ लो कि ये हम अपने जीवन निर्वाह के लिए हमें करनी ही है, कि अगर हम गेहूं बोएंगे नहीं तो हम नेक्स्ट ईयर खाएंगे क्या, ठीक है। वाणिज्यिक कृषि का क्या मतलब है? कमर्शियल कृषि मतलब कि हम अपने प्रॉफिट कमाने के लिए उस कृषि को कर रहे हैं, उस खेती को कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा भाई? वो हमारे लिए जमीन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि थोड़ी जमीन में तो हम अपना गुजारा ही कर सकते हैं ना। अगर हमें व्यापार करना है, अगर हमें इसका बिजनेस करना है, किसी भी प्रोडक्ट का बिजनेस करना है, तो हमारे लिए हमारे पास जमीन ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो हम कमर्शियल कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसको समझ के चलना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है, और वर्ड को समझना, ठीक है। वाणिज्यिक का मतलब होता कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब होता भाई व्यापार, हम कुछ बिजनेस करें, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारे पास चीजें ज्यादा होंगी तभी तो हम बेचेंगे, कम चीजें होंगी तो हम अपना गुजारा ही तो करेंगे बस, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं भाई निर्वाह कृषि कौन सी होती है। तो जैसा मैंने बताया, निर्वाह कृषि होती है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। आवश्यकताएं पूरा कैसे रहेंगी भाई? इसमें क्या है, छोटे उसमें किया जाता है, कम उपज प्राप्त की जाती है, ठीक है। और जो श्रम है, मतलब कि जो लेबर है वो पारिवारिक, मतलब कि हमारे जो परिवार में 2-4 लोग 10 लोग होंगे वही जाके उस खेती को संभाल लेंगे, हमें एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब निर्वाह कृषि को दोबारा से 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो है गहन निर्वाह कृषि, मतलब कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस कृषि, और एक है आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है, मतलब कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि कौन सी होती है भाई? जिसमें बिल्कुल छोटे से भूभाग पर साधारण औजारों के साथ और अधिक मेहनत से जो खेती की जाती है,
उसको गहन निर्वाह कृषि बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई गहन निर्वाह का मतलब है कि भाई हमें तो बस जल्दी जल्दी से एक बार गेहूं उगा लिया, इसके बाद हमें जल्दी से गेहूं की 3-4 महीने में कटाई हो जाए, उसके बाद हम चावल उगा देंगे, बीच में हम और भी कुछ अगर टाइम मिल गया तो जो खरबूज तरबूज है वो भी उगा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमें तो अपना गुजारा करना है, कैसे भी करो एक से अधिक फसल हमें उगानी ही पड़ेंगे, नहीं तो हमारा तो काम चलेगा नहीं। अब गेहूं उगा के हम 3-4 महीने का हमें वो गेहूं तो मिल जाएंगे एक बार 3-4 महीने की कृषि से, लेकिन उसके बाद क्या, हमारी खेती अगर खाली रह गई तो आगे क्या करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि भाई एक से अधिक फसलें इस पर उगाई जा सकती हैं। तो इसमें कौन सी है भाई, जो गहन निर्वाह कृषि है, ये याद रखना चावल है जो मुख्य फसल है। पहले चावल उगा लिया जाता है, उसके बाद उन खेतों में गेहूं उगा दिया जाता है, मक्का दलहन तिलहन ये सब कर लिया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर होती है, तो भाई याद रखना जो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, देश हैं जहाँ पर, तो वहां पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि भाई लोगों को अपना पेट तो भरना ही है, जहां पर ज्यादा लोग हैं तो वहां पर क्या हो जाएगी, जमीन की कमी हो जाएगी, सबके पास थोड़ी थोड़ी जमीन रहेगी, थोड़ी थोड़ी जमीन रहेगी तो उनको क्या है, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए ही कृषि कर पाएंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में कौन सी खेती उगाई जाती है, कौन सी टाइप की कृषि की जाती है, तो कौन सी रहेगी, वो रहेगी गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, तो ये है जो दक्षिण पूर्वी एशिया में, पूर्वी एशिया में इनमें की जाती है जो गहन निर्वाह कृषि है। इसके बाद देखते हैं भाई आदिम निर्वाह कृषि कौन सी होती है। तो आदिम निर्वाह कृषि होती है, इसमें 2 तरह की कृषि होती है, एक है स्थानांतरित कृषि, एक है चलवासी कृषि। स्थानांतरित होती है शिफ्टिंग। ठीक है, बिल्कुल वर्ड से समझना, शिफ्टिंग मतलब कि जब हम शिफ्ट कर जाएंगे, एक जगह पे हमने खेती की है उसके बाद हम फिर से शिफ्ट कर जाएंगे। एक है चलवासी मतलब कि चलते रहेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पे अपने पशुओं को चराया है, यहाँ का चारा जब खत्म हो गया है फिर से हम दूसरी जगह अपने पशुओं को चराने के लिए चल पड़ेंगे। ठीक है, वर्ड से समझोगे, सारे वर्ड आपकी जो टाइप्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या हुई, स्थानांतरित कृषि मतलब कि जब हम एक जगह पर इसमें क्या भाई वृक्षों को काटा जाता है, जलाया जाता है, उस भूखंड को साफ किया जाता है। जब वो वृक्षों को काट कर, झाड़ियों को काट कर, जला कर उसको साफ किया जाता, तो वो जो राख उनकी वहीं पे गिरती है वो क्या है, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। ठीक है, तो वहां पर जो मक्का, रतालू, आलू, कसावा ये क्या है, इनकी फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन वो मिट्टी कुछ दिन तक ही उपजाऊ रहती है। जब उस मिट्टी का उपजाऊपन जब खत्म हो जाता है तो भाई उस जमीन को छोड़कर और लोग क्या कर लेते हैं, वहां से पलायन कर लेते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, और नए भूभाग पर जाकर यही प्रोसेस फिर से अपनाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है भाई, कर्तन और दहन इसको बोला जाता है। मतलब कर्तन दहन का क्या मतलब होता है कि काट छाट कर, जलाकर, ठीक है, और जो वो साफ सफाई वहां से कर कर और वहां पर खेती की जाती है। इसका मतलब भी यही होता है, कर्तन और दहन का मतलब अगर बात करें। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि भाई अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है इसका, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, एक तो इससे ये पूछा जाएगा कि कर्तन और दहन कृषि किसको बोलते हैं, तो वो कौन से रहेगी, शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है आपके, उसको कर्तन और दहन कृषि बोलते हैं। एक आपसे पूछा जाए कि भाई जो उत्तर पूर्वी भारत है उसमें कर्तन और दहन कृषि को क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाएगा, उसमें झूमिंग बोला जाएगा, बार बार पूछा जाता है ये। ठीक है, मैक्सिको में क्या बोला जाता है भाई, मिल्पा बोला जाता है, ब्राजील में रोका बोला जाता है, मलेशिया में लद्दाख बोला जाता है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, इसके अलावा भी और कई जगह पे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जो एनसीईआरटी के अलावा जो हम बात करेंगे वो दूसरी क्लास में करेंगे। ठीक है, एक बार हम पहले एनसीईआरटी का ही कवर करेंगे। इसके बाद है भाई चलवासी पशुचारण मतलब के नोमैडिक हर्डिंग। इसका मतलब क्या होता है, चलना।
चलते चलते। ये मोस्टली किस पे डिपेंड करेगी भाई, ये करेगी जहां पर जलवायु अगर हमारे पशुओं के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग अगर सुटेबल जलवायु नहीं रही तो लोग क्या कर जाते हैं, 1-2 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए वहां से अपने जगह को वो परमानेंट नहीं छोड़ते, वो कुछ दिनों के लिए अपने पशुओं को लेकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं जहां पर उनको पशुओं के लिए घास फूस ऐसे, मतलब कि उनके लिए चारा। तो ये किसके लिए होती है भाई, मेनली ये होती है पशुओं के चारे और पानी के लिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते वो रहते हैं लोग, ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि जब राजस्थान से गर्मियों के मौसम में, ज़्यादातर गर्मियाँ भी नहीं रहती ज़्यादा उस टाइम पे, लेकिन राजस्थान में उस टाइम पे काफ़ी गर्मियाँ हो जाती हैं, और इधर हरियाणा की तरफ और ये ना जो बड़े बड़े सींगों वाली ऐसे गायें आती हैं, तो ये सब क्या है, ये जलवासी पशु चारणी तो है, ठीक है। वो लोग राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से, ये क्या है कि वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि, और वहाँ पर उनके पशुओं के लिए चारे की और पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने भूभाग को छोड़कर दूसरे भूभाग पर आ जाते हैं और अपने जो पशु हैं, जिन पशुओं के साथ ये लेकर पूरा कारवां उनका लेकर चलते हैं, पशुओं का, ऊंट है, जैसे भेड़ है, बकरियां हैं, गायें हैं इनकी, ठीक है, तो उनसे क्या मिल जाता भाई, इनको दूध, मांस, ऊन, खाल उनसे मिल जाता है। और जहां पर भी ये जाते हैं वहां के आसपास के लोगों में उनका दूध वगैरह बेचकर अपना काम भी चला लेते हैं और अपने पशुओं का भी काम चला लेते हैं। तो ये होता है भाई चलवासी पशुचारण, नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा है भाई सारा जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, मतलब के जो निर्वाह कृषि है, उसके बारे में हमने देखा, इसके टाइप्स देखे हम। अब हम जो देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग, मतलब कि वाणिज्यिक। कमर्शियल का मैंने बताया था कि भाई जहां पर कमर्शियल दिख जाए, इसका मतलब ये है कि वो कृषि व्यापार के लिए की जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि कृषि फसलों का जो उत्पादन किया जाता है, पशुओं का जो पालन किया जाता है, वो बाजार में उनका सामान बेचने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या जाएगा, बाजार में बेचने के लिए किया जाएगा, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें जो इनपुट है, पूंजी है, जो कैपिटल है, जो वो लगाना तो ज्यादा पड़ेगा ना, तभी तो हम आउटपुट ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भाई मशीनों का भी प्रयोग ज्यादा किया जाता है, इसमें पैसा भी ज्यादा लगाया जाता है। तो इसके टाइप कौन से वे कमर्शियल कृषि के, वो है एक तो कमर्शियल अनाज कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, एक है मिश्रित कृषि और एक है रोपण कृषि। 3 तरह की होती है ये भी। अब देखते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि कौन सी होती है, जिसमें कि जो फसलें हैं वो बेचने के लिए उगाई जाती है। तो गेहूं और मक्का क्या है भाई, ये सामान्य रूप से उगाई जाने वाली वाणिज्यिक अनाज कृषि है। कहाँ पर, उत्तर अमेरिका में, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में जो ये वाणिज्यिक अनाज कृषि है ये उगाई जाती है, ठीक है। तो इससे क्या है कि भाई ये ज्यादा बड़े बड़े फार्मों पर उगाई जाती, बड़े बड़े फार्मों पर, ठीक है। मतलब कि लोगों के पास जहां पर जमीन ज्यादा है वहां पर लोग, मैंने बताया था ना, हमारे पास कुछ ज्यादा होगा हम तभी तो कुछ बेचने की सोचेंगे, कम चीज में तो अपना गुजारा करने की सोचते हैं हम, ठीक है। तो जहां पर जमीन ज्यादा है, इसका मतलब आबादी क्या होगी भाई, आबादी कम होगी, आबादी कम होगी, जमीन ज्यादा है, तभी हम वहां पर कमर्शियल जो कृषि है वो कर सकते हैं, ठीक है। अत्यधिक ठंड वाले स्थानों पर किया जाता है, तो इसकी वजह से वहां पर जो फसलें हैं एक ही उगाई जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो आपसे पूछा जाएगा सघन जनसंख्या वाले में कौन सी कृषि की जाती है, तो जो भाई गहन निर्वाह कृषि है वो सघन वाले में की जाती है। विरल जनसंख्या वाले, मतलब कि कम जनसंख्या वाले में कौन सी की जाएगी, वो की जाती है ये जो है वाणिज्यिक अनाज कृषि। मिश्रित कृषि कहां पर की जाती है भाई, मिश्रित कृषि होती है जहां पर अपने भोजन की भी सोची जाए और पशुओं के चारे की भी सोची जाए, ठीक है, वो होती है मिश्रित कृषि। दोनों तरह की हमें उगाना है, मतलब कि पशुओं को पालने के लिए भी करनी है और अपने लिए भी करनी है। तो ये है भाई यूरोप में, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना में, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में जो है मिश्रित कृषि की जाती है।
इसके बाद देखते हैं रोपण। रोपण का क्या मतलब भाई? रोपना। ठीक है, रोपना होता है भाई जब हम किसी खेत में पौधे होते हैं ना, छोटे छोटे देखे होंगे, जैसे धान है, धान को हम पहले छोटे छोटे दूसरे किसी खेत में तैयार कर लेते हैं, उसको वहां से उखाड़ के अपने हाथों में लेकर लेबर की सहायता से उसको पानी में ऐसे नीचे गडोया जाता है, मतलब कि रोपित किया जाता है उस चीज को। ठीक है, उस पौधे को, छोटे पौधे को बड़ा होने के लिए रोपित किया जाता है। तो ऐसी वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है रोपण कृषि। रोपण कृषि में कौन से आते हैं भाई? जैसे चाय है, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास। ठीक है, ये रोपण कृषि का प्रकार है। इसमें क्या भाई? मेहनत, जो लेबर है वो ज्यादा रहेगी, पूंजी की आवश्यकता भी ज्यादा रहेगी। लेबर क्यों रहेगी? क्यों भाई? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्लांटेशन कर रहे हैं, मतलब के प्लांट को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह पर एडजस्ट करना, ये होती है भाई प्लांटेशन। तो उसके लिए अब एक बंदा तो काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हमने एक जगह से प्लांट उखाड़ा है तो उसकी कोई लिमिट रहेगी ना, कुछ घंटे ही वो सही रहेगा। अगर उसकी जो रूट है, उसकी जड़ है, जब तक उसको दोबारा मिट्टी नहीं मिल जाती, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए भाई हमें इसके लिए लेबर ज़्यादा चाहिए। तो जो ये उगाने का काम है, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट का काम है, ये क्या है भाई? पास के कारखानों में किया जाता है। ठीक है, जो प्लांटेशन है वो तो निकट के खेतों में किया जाएगा, और जो जैसे अब क्या है, अगर हम काजू, कहवा और जो चाय है ये वो कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें तो ये व्यापार करना है। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं इसका जो फाइनल प्रोडक्ट जो निकाल के आ रहा है, उसके लिए हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि इसका नियर बाई कोई कारखाना भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भाई ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ट्रांसपोर्ट की सुविधा है और जो कारखाने हैं ये किस में देखे जाने चाहिए? तो ये किस में होता है भाई? प्लांटेशन, मतलब कि रोपण कृषि में ये चीजें देखी जाती है। ठीक है, तो रोपण कृषि कहाँ पर ज्यादा की जाती है भाई? उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है। मलेशिया में जैसे रबड़ की खेती काफी ज्यादा की जाती है। ब्राजील में कहवा की जाती है। भारत और श्रीलंका में चाय। ठीक है, फिर अब करते हैं भाई मुख्य फसलें कौन सी होती हैं, ये बात करते हैं। मुख्य फसलें देखते हैं कौन सी। तो भाई अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो ऐसे ही हम क्या है, अब जनसंख्या डिपेंड किस पे करेगी भाई? एग्रीकल्चर पे तो है, क्योंकि हमें सबसे पहले तो खाना देखना ही पड़ता है। तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृषि जो उसकी वैरायटी भी हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए गेहूं है, चावल है, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें, ये पूछा जाता है भैया आपसे। इन चारों में से एक नाम पूछ लेंगे कि ये किस टाइप की फसल है, तो आपको बताना ये खाद्य फसल है, ये पेय फसल है, या रेशेदार फसल है। ठीक है, तो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा क्या है? खाद्य फसलें हैं। जूट, कपास क्या है? रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा है भाई पेय फसलें हैं। इसके बाद अब हम डिटेल में देखते हैं एक एक को। अगर चावल की बात करें तो चावल क्या भाई? विश्व की मुख्य खाद्य फसल है चावल। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का ये मुख्य आहार है। चावल के लिए क्या क्या चाहिए भाई? तापमान ज्यादा चाहिए। ठीक है, आर्द्रता भी ज्यादा चाहिए और वर्षा भी ज्यादा। तीनों चीज चावल को ज्यादा चाहिए है। ठीक है, मिट्टी इसके लिए जलोढ़ मिट्टी चाहिए, चिकनी जलोढ़ मिट्टी चाहिए, जिससे कि पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि इसको नमी चाहिए। ठीक है, चावल को। चीन है, चीन चावल में सबसे आगे है। चीन है जो चावल के उत्पादन में सबसे आगे है। उसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। ठीक है, भारत में अगर बात करें, पश्चिमी बंगाल और जो बांग्लादेश है, पश्चिमी बंगाल, भारत में पश्चिमी बंगाल और वैसे बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें चावल की उगाई जाती हैं, ये भी याद रखना। इसके बाद देखते हैं गेहूं। गेहूं के लिए क्या चाहिए भाई? गेहूं के ग्रोथ के टाइम पे भाई टेम्परेचर है जो मध्यम चाहिए, वर्षा भी मध्यम चाहिए। ठीक है, कटाई के समय इसको तेज धूप की आवश्यकता होती है। कटाई के समय गेहूं को तेज धूप की आवश्यकता होती है। मिट्टी जो है भाई, इसको दोमट मिट्टी चाहिए।
संयुक्त राज्य अमेरिका है, गेहूं में सबसे आगे है। फिर कनाडा है, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, भारत में गेहूं पूछ लेते हैं कब उगाया जाता है, तो भाई शीत ऋतु में गेहूं उगाया जाता है। भारत में रबी की फसल है गेहूं। ठीक है, चावल खरीफ की फसल है और गेहूं है जो वो रबी की फसल है। मिलेट, मिलेट क्या होते हैं भाई? मोटे अनाज, मोटे अनाज को मिलेट बोला जाता है। ये कम उपजाऊ मिट्टी में और बालू रेत वाला, मतलब जो राजस्थान का एरिया है वहां मोटे अनाज की खेती की जाती है अपने भारत में। ठीक है, कम वर्षा चाहिए इसको और तापमान उच्च से मध्यम चल जाता है। ठीक है, काफी सूर्य की आवश्यकता, इनको सूर्य की जो रोशनी उसकी आवश्यकता काफी रहती, तो वहां सबसे ज्यादा है इसके लिए सुटेबल क्या रहा है? राजस्थान का जो अपना एरिया है। ठीक है, जवार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले हैं। ठीक है, मिलेट्स में। और नाइजीरिया, चीन और इसके अन्य उत्पादक है नाइजीरिया और चीन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भाई मक्का। मक्का के लिए क्या चाहिए? मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा भी मध्यम चाहिए, अधिक धूप की आवश्यकता है, धूप ज्यादा चाहिए। ठीक है, जो मिट्टी है वो उपजाऊ मिट्टी चाहिए। और मक्का है जो कहाँ पर होता है? उत्तर अमेरिका में, ब्राजील में, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में जो मक्का है उगाया जाता है। कपास की अगर हम बात करें तो कपास की ग्रोथ के लिए भाई उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए। ठीक है, ये पूछ लेते हैं भाई इसको 200 से 210 पाला रहित दिन चाहिए। ये पूछा गया भाई एग्जाम में एक बार ना क्वेश्चन। कपास के लिए 200 से 210 दिन तक पाला रहित जो है दिन है वो चाहिए। तेज चमकीली धूप चाहिए क्योंकि इसको, ठीक है, काली और जलोढ़ मिट्टी, कपास के लिए काली और जलोढ़ मिट्टी अच्छी रहती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र ये कपास के अच्छे उत्पादक हैं। ठीक है, मिस्र की कपास तो हमने क्या पढ़ा था? मिस्र की कपास तो विश्व में सबसे ज्यादा फेमस है मिस्र कपास के लिए। ठीक है, सूती वस्त्र के लिए क्या? सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास क्या है भाई? कच्चा माल है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पटसन, मतलब के जूट। जूट क्या है भाई? जूट को गोल्डन रेशा बोला जाता है। ठीक है, सुनहरा रेशा बोला जाता है जूट को। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी इसके लिए अच्छी रहती है। तापमान कैसा चाहिए? उच्च तापमान चाहिए, भारी वर्षा चाहिए और आर्द्र जलवायु चाहिए। ठीक है, चावल जैसी है इसकी, चावल जैसी, समझ में आया ना? देखा ना आपने पहले, चावल की और पटसन की, जूट की मतलब सेम सी ही जो चाहिए है टेम्परेचर। ठीक है, ये फसल है भाई जो वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और जो बांग्लादेश है पटसन के सबसे ज्यादा उत्पादक देश हैं। कॉफी की अगर हम बात करें, गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। दोमट मिट्टी सही रहती है इसके लिए, कॉफी के लिए। ठीक है, पर्वतीय ढाल अधिक सुटेबल है। पर्वतीय ढाल क्या क्यों है चाहिए भी? क्योंकि कॉफी की जो जड़ें हैं इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, ब्राजील कॉफी में सबसे आगे है, पूछा जाता है सबसे आगे कौन सा है, तो ब्राजील सबसे आगे है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। भाई कॉफी का आविष्कार पूछ लेते हैं कि कॉफी के पौधे की खोज किसने की थी? तो कॉफी के काल्दी नाम का एक अरबवासी था 850 ईस्वी में। ठीक है, 850 ईस्वी के टाइम पे काल्दी नाम का एक अरबवासी था जो अपनी बकरी चराने के लिए जाता था डेली। तो वो जो देखता है कि भाई एक पौधे को देखकर उसकी बकरियां ना खूब उछल कूद करती थी। ठीक है, सदा मतलब कि वो उसको खाती रहती थी, पौधे की फलियों को खाती। तो एक दिन उसने भी चख लिया कि भाई ये ऐसा क्या है कि बकरियां इसको खाकर इतनी खुश हो रही है, इतना आनंद का भाव ले रही है। ठीक है, तब उसने देखा था कि भाई इसमें तो कुछ ना कुछ तो ये टेस्ट है। तब से बताया जाता है कि भी संसार में जो कॉफी है इसके पौधे की खोज तब से हुई है, काल्दी के समय से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चाय। चाय कहाँ पर है भाई? चाय एक पेय फसल तो है ही, इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु चाहिए भाई, और वर्ष भर ज्यादातर बारिश चाहिए, मतलब कि पूरे साल इसको बारिश चाहिए चाय के पौधे को, और ठंडी जलवायु चाहिए।
मिट्टी दोमट चाहिए और ढाल है लेकिन थोड़ा मंद ढाल, बिल्कुल खड़े ढाल पर भी नहीं लेकिन प्लेन उसमें भी नहीं, क्योंकि इसके भी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए। इसके के लिए भी लेबर ज़्यादा चाहिए, पत्तियों को चुनने के लिए लेबर है वो ज़्यादा चाहिए। अब है कि भाई कृषि का विकास क्यों होता है, क्यों करते हैं हम? तो कृषि का विकास क्यों करेंगे भाई? बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ति के लिए करेंगे, ठीक है। अब जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो वो पेट भरने के लिए तो अनाज तो चाहिए उसको, ठीक है। तो उसका कैसे कैसे कर सकते हैं भाई? एक तो कि जो बोए गए क्षेत्र हैं उनका विस्तार कर लिया जाए, ठीक है। एक है कि भाई एक साल में जो 2 फसलें बोई जा रही है वहीं पे 3 बो ली जाए, ठीक है। और जो सिंचाई है, सिंचाई के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उसमें भी वृद्धि कर ली जाए। जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसमें भी अगर हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर यूज करते हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज यूज करते हैं तो भी हमें कृषि का उत्पादन ज़्यादा हो सकता। मशीनीकरण, सारी चीज़ों में मशीनीकरण हो जाए तो हमारा काम क्या जल्दी हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या है भाई कि हम कृषि का विकास कर सकते हैं और कृषि का विकास किया भी जा रहा है, ठीक है। दिन प्रतिदिन कृषि का विकास किया जा रहा है। तो अब हम देखते हैं लेकिन कि भाई कृषि का विकास भी, जो गति है कृषि के विकास की वो अलग अलग है। विकासशील देशों में अलग है। ज़्यादातर विकासशील देशों में लोग क्या करते हैं भाई? गहन कृषि करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या जनसंख्या ज़्यादा, लोगों को अपने जीवन के निर्वाह के लिए कृषि चाहिए। और जो जहाँ पर डेवलप्ड कंट्री है, विकसित जो देश हैं, वो क्या करते हैं? वाणिज्यिक कृषि करते हैं, ठीक है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या वाणिज्यिक कृषि करते हैं। तो अब हम ये 2 तरह के भाई, एक भारत का फॉर्म देखेंगे, एक संयुक्त राज्य अमेरिका का, देखते हैं कैसे कैसे डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो भारत के फार्म की एक बात कर रहे हैं भाई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक आदिलाबाद गांव है, छोटा सा गांव है, जहां पर कोई मुन्ना लाल है जो खेती करता है। उसके पास 1.5 हेक्टेयर है। भारत में अगर औसत बात करें तो भाई 1.5 से 2 हेक्टेयर ही एक इंसान के पास जमीन है औसत, ठीक है। वैसे किसी के पास 20 हेक्टेयर भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, लेकिन एक एवरेज सी जो निकाली गई है वो 1.5 से 2 हेक्टेयर की बात की गई है। तो भाई एक मुन्ना लाल है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर जमीन है, वो अपने उसमें खेती करता है, उसके परिवार वाले ही उसकी हेल्प कर देते हैं। वहां से वो साल में कम से कम 2 फसलें उगा लेता है, बीच में भी कुछ कुछ उगा लेता है। उसके साथ साथ वो अपना जो पशुपालन है वो करता है, जो डेयरी है उसमें दूध दे आता है। वहां से जो सहकारी समिति है, एग्रीकल्चर की जो सरकारी जो होती है ना, जहाँ से हमें बीज वगैरह जो मिलते हैं, तो वहाँ से वो क्या करता है? बीज ले लेता है। कुछ कुछ जो उसको हेल्प होती है वो वहाँ से मिल जाती है। तो इससे क्या है भाई, थोड़ा बहुत जो उसका बचता है वो जाके उसको मंडी में बेचकर आ जाता है। ये तो है एक विकासशील देश की, ठीक है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है कि भाई लोगों के पास जमीन ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ का जो एक नॉर्मल बताया जा रहा है वहाँ पर 250 हेक्टेयर, ठीक है। 250 हेक्टेयर एक नॉर्मल जमीन है, ठीक है। मतलब कि ये मान लो कि जो एवरेज सी जमीन है वो तो 250-300 हेक्टेयर तो शायद वहाँ पर है ही संयुक्त राज्य अमेरिका में। इतने बड़े बड़े खेतों के मतलब जो साइज है, तो जिसके पास 250 हेक्टेयर जमीन है वहां पर टेक्नोलॉजी इतनी है कि सैटेलाइट लगे हुए हैं जिससे कि अपनी जमीन का अच्छे से पता चल जाता है। एक किसान है होरन, ठीक है, जिसके पास 300 हेक्टेयर जमीन है, उसका एक संयुक्त राज्य अमेरिका में उसका जिक्र किया गया है। वो अच्छे किस्म के क्या करता है भाई, कीटनाशकों का प्रयोग करता है और अच्छे किस्म का क्या है, अपनी मिट्टी को हर टाइम वो लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देता है, जिससे कि उसको क्या पता चल जाता है कि भाई अब उसके खेत की मिट्टी में कितना उपजाऊपन है। तो उसी अकॉर्डिंग जितना उपजाऊपन होगा उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, फसलें उगा लेता है। तो इतना सब कुछ क्या है भाई, वो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है अपने खेतों में। ट्रैक्टर वगैरह 250-300 एकड़ जिसके पास जमीन है तो भाई वो अपना खुद का ट्रैक्टर है, मशीनें हैं जो, ठीक है, थ्रेसर है, तो ये चीजें क्या है उसकी खुद की है, जिसकी वजह से वो सारा काम कर लेता है। और जो उसका बचा हुआ है
अपने यूज के बाद जो उसके पास बच जाता है उसको वो मार्केट में बेचता है, और उसके पास भंडार करने के लिए भी, जो अन्न है उसको भंडार करने के लिए भी अच्छी खासी जगह है, जिसके अगर मार्केट में उसका उस टाइम पे अच्छा उसको रेट नहीं मिलता तो वो उसको स्टोर करके रख लेता है अपने अन्न को, और फिर बाद में मार्केट में बेच देता है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो भारत का एक किसान है 1.5-2 हेक्टेयर वाला, वो तो क्या करता है, अगर भाई खाने के बाद उसका थोड़ा कुछ बच गया तो वो ये नहीं सोचेगा कि अब यहाँ पर उसको स्टोर कर ले, थोड़ा बहुत जो बचेगा 200 150 100 क्विंटल भी नहीं बचता उसके पास, तो उसको स्टोर करने की नहीं सोचेगा। वो सोचता है कि बस भाई ये है यही बचेगा मेरे पास, तो मैं इसको जाके मार्केट में बेच देता हूँ ताकि नेक्स्ट जो मुझे अपनी खेती करनी है उसके लिए मुझे बीज मिल जाए। लेकिन अब जो विकसित देशों का एक किसान है वो अपना भी काम चला लेता है, वो मार्केट में जाके बेच भी लेता है। मतलब कि वहां का एक किसान क्या हुआ, एक बिजनेस पर्सन की तरह काम कर रहा है, एक खेती हर किसान की तरह काम नहीं कर रहा है। तो यही जो फर्क है भाई, एक नॉर्मल जो विकासशील देश है और विकसित जो देश है। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर था भाई एग्रीकल्चर, ये खत्म होता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।